कल्पना कीजिए, अगर मैं आपसे कहूं कि भारत की सबसे प्रसिद्ध बौद्ध विश्वविद्यालय नालंदा और विक्रमशिला एक ऐसे साम्राज्य ने बनवाई थीं जिसका नाम आज बहुत से लोग भूल चुके हैं। हाँ, यह कहानी है पाल वंश पाला डिनेस्टी की, एक ऐसे स्वर्णिम युग की जब बंगाल और बिहार शिक्षा, कला और धर्म के केंद्र हुआ करते थे। भाग एक, पाल साम्राज्य की शुरुआत। 8वीं शताब्दी के आसपास बंगाल में अराजकता फैली हुई थी। छोटे छोटे राजा एक दूसरे से लड़ रहे थे। प्रजा परेशान थी। तभी लोगों ने मिलकर एक व्यक्ति को राजा चुना। उसका नाम था गोपाल। यह भारत का इतिहास था जहां पहली बार जनता ने राजा चुना, यानी एक तरह का लोकतांत्रिक चुनाव। गोपाल ने सत्ता संभालते ही शांति बहाल की और बंगाल को एकजुट किया। यहीं से शुरू हुआ पाल वंश का उदय। बडम भाग 2, धर्मपाल का स्वर्ण युग। गोपाल के बाद उनके पुत्र धर्मपाल ने शासन संभाला। धर्मपाल ने पाल साम्राज्य को नई ऊंचाइयों तक पहुंचाया। उन्होंने बिहार, बंगाल, ओडिशा, असम और उत्तर भारत के कई हिस्सों पर अपना प्रभुत्व स्थापित किया। उनके शासनकाल में नालंदा विश्वविद्यालय को फिर से विकसित किया गया और एक नया विश्वविद्यालय विक्रमशिला की स्थापना की गई, जो आज के भागलपुर, बिहार के पास था। विक्रमशिला में हजारों विद्यार्थी पढ़ते थे। यहां दर्शन, ज्योतिष, गणित, चिकित्सा और बौद्ध धर्म के गहरे अध्ययन होते थे। धर्मपाल न सिर्फ एक शासक थे, बल्कि विद्या और धर्म के बड़े संरक्षक भी थे। उनकी वजह से बंगाल और बिहार बौद्ध संस्कृति के सबसे बड़े केंद्र बन गए। भाग 3, देवपाल का साम्राज्य विस्तार। धर्मपाल के बाद देवपाल आए, जिन्हें पालों का सबसे शक्तिशाली सम्राट कहा जाता है। उनका साम्राज्य पूर्व में असम से लेकर पश्चिम में अफगानिस्तान की सीमा तक फैला था। देवपाल के शासन में भारत में बौद्ध धर्म फिर से शिखर पर पहुंचा। उन्होंने श्रीलंका, नेपाल और तिब्बत तक बौद्ध विद्वानों को भेजा। विदेशों में भी पाल साम्राज्य की प्रसिद्धि फैल गई थी। उनके समय में कला और मूर्तिकला का जबरदस्त विकास हुआ। पाल काल की मूर्तियां आज भी दुनिया भर के संग्रहालयों में रखी हैं, खासकर काले पत्थर की बुद्ध मूर्तियां, जो उनकी पहचान बन गईं। नेन्टी भाग 4, पालों की संस्कृति और प्रशासन। पाल साम्राज्य में शासन व्यवस्था बहुत संगठित थी। राज्य को कई प्रांतों में बांटा गया था, जिनका संचालन योग्य मंत्रियों और सेनापतियों द्वारा किया जाता था। उनका प्रशासन न्यायप्रिय था। किसानों और व्यापारियों के लिए अलग कानून बनाए गए थे। पाल काल के दौरान व्यापार फलने फूलने लगा। बंगाल के बंदरगाहों से चीन, दक्षिण पूर्व एशिया और अरब देशों तक व्यापार होता था। भाग 5, शिक्षा और बौद्ध धर्म का स्वर्णकाल। पालों ने बौद्ध धर्म की महायान शाखा को बढ़ावा दिया। नालंदा और विक्रमशिला विश्वविद्यालय सिर्फ शिक्षा केंद्र नहीं थे, बल्कि एक बौद्ध अंतर्राष्ट्रीय विश्वविद्यालय की तरह थे। तिब्बत के कई बौद्ध भिक्षु यहां अध्ययन करने आते थे और बाद में वही लोग बौद्ध धर्म को चीन और जापान तक ले गए। इसीलिए कहा जाता है कि पालों ने बौद्ध धर्म को भारत से बाहर फैलाया। भाग 6, पतन की शुरुआत। 12वीं शताब्दी के आसपास पाल साम्राज्य कमजोर होने लगा। राजाओं के बीच मतभेद बढ़ गए और उत्तर से आने वाले सेन वंश ने धीरे धीरे बंगाल पर कब्जा कर लिया। पाल वंश का अंतिम राजा मदनपाल था, जिसकी मृत्यु के बाद यह महान वंश समाप्त हो गया। लेकिन उनकी विरासत खत्म नहीं हुई। पालों ने जो ज्ञान, शिक्षा और संस्कृति का बीज बोया, उसने आने वाले सदियों तक भारत को गौरवान्वित किया। भाग 7, विरासत और प्रभाव। आज जब भी हम नालंदा विश्वविद्यालय का नाम सुनते हैं या बुद्ध की मूर्तियों की सुंदरता देखते हैं, तो याद रखिए, ये सब पाल वंश की ही देन है। उन्होंने भारत को सिर्फ बौद्ध धर्म का नहीं, बल्कि ज्ञान और कला का केंद्र बनाया। पाल वंश वो नाम है जिसे इतिहास ने भले ही भुला दिया हो, लेकिन उनकी गूंज आज भी भारत के हर पत्थर में सुनाई देती है। समापन। तो दोस्तों, अगली बार जब कोई कहे कि भारत का इतिहास सिर्फ युद्धों का इतिहास है, तो उन्हें पाल वंश की ये कहानी जरूर सुनाना। एक ऐसा